let us see the next topic, which is EMF, which is called electromotive force. ठीक है, electromotive force क्या होती है? The work done by the source in taking a unit positive charge from lower to the higher potential. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? Let us suppose कि ये दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, ये मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हम यहां से यहां तक लेकर आते हैं, क्यू चार्ज को, तो उसमें ऑब्वियसली कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगी होगी इस डायरेक्शन में, राइट। तो वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू द हायर पोटेंशियल। तो अगर लेट अस सपोज मेरे को यहां से यहां तक मूव करवाना है, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? अगर बिल्कुल स्लोली लेकर आना है तो F जो लगेगी फोर्स, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? Q इंटू E, Q इंटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन क्या होता है? F इंटू द डिस्टेंस D, क्योंकि यहां से लोअर से हायर पे लेकर आ रहे हैं, राइट, लोअर से हायर पे लेकर आ रहे हैं, तो यानी डिस्टेंस कितना है? D, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज Q इंटू E इंटू D, ठीक है, Q इंटू E इंटू D। नाउ इनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, या फिर इसको अगर मैं V लिख लेता हूं, राइट, V है, तो आई कैन इजीली से V की वैल्यू क्या होती है? E इंटू डी। हमने कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? V बाई डी, राइट। तो ये भी यहीं पर ही होगी, तो इसको लिख सकता हूं मैं Q इंटू V, दिस इज द वर्क डन। अब यहां पर बोला EMF क्या होती है? वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? कि वर्क डन अपॉन चार्ज Q, this will be called as the EMF E, right? EMF, this will be equals to the voltage difference, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको गलत बताया, ये कैपेसिटर नहीं है, दिस इज नॉट अ कैपेसिटर, दिस इज रादर अ बैटरी, ठीक है। बैटरी है तो बेसिकली सोर्स होता है ना, क्योंकि बैटरी एक्ट्स एज अ सोर्स, राइट। सो ये जो बैटरी होती है, बैटरी अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बैटरी है, नेगेटिवली चार्ज एंड है, क्योंकि हम ऐसे बनाते हैं बैटरी को, ठीक है। तो बैटरी के अंदर अगर हम एक लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चार्ज को लेकर आते हैं, तो उस केस में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज द EMF। तो ये जो बैटरी होती है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज द EMF, ठीक है। इसमें जितना काम करना पड़ता है ये जनरली V के बराबर होता है, ठीक है, V के बराबर होता है। ऑल्दो हम आगे देखेंगे कि जब इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो वोल्टेज डिफरेंस और E बराबर नहीं होते, EMF बराबर नहीं होते, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है। इसको आगे देखेंगे, अदरवाइज अभी आप बस इसकी डेफिनेशन जो है वो ध्यान में रखना, और ये ध्यान में रखना कि हमने डिराइव कैसे करा है, राइट। नाउ लेट अस सी द थर्ड थिंग व्हिच इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर, ठीक है, और कुछ और क्वांटिटीज को हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, इफ टेम्परेचर एंड सम अदर क्वांटिटीज आर केप्ट कांस्टेंट, तो एक अगर कंडक्टर होता है, ठीक है, एक कंडक्टर है, तो उसके अंदर जो करंट होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, दिस इज फेयरली सिंपल। तो अगर जनरली इन्होंने ग्राफ भी बनाया कि अगर हम V वर्सेस I का ग्राफ बनाए तो क्या ऐसा आता है? स्ट्रेट लाइन आती है विच इज पासिंग थ्रू जीरो, यानी अगर वोल्टेज जीरो है तो करंट भी पास नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको इक्वेट करने के लिए हम क्या एक क्वांटिटी इक्वेट करते हैं विच इज विच इज R। R क्या होता है? R इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो यहां से हमारी एक टर्म नई शुरू होती है विच इज कॉल्ड R, विच इज रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी एक कंडक्टर है या कोई भी एक बॉडी है, अगर उसके थ्रू करंट पास कर रहा है, तो वो क्या करती है? इस करंट के फ्लो को अपोज करती है, ठीक है। जितना ज्यादा अपोज करेगी उतनी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? अपोज करना, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोज करना किसी भी चीज को। तो वो क्या करती है? करंट को जो अपोज करती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज ऑल्सो गिवन बाय, इसको हम V बाय I भी लिखते हैं, ठीक है। हर एक बॉडी के लिए अलग अलग होता है, राइट। अब अगर मैं ये देखूं कि फैक्टर्स, अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल, जो आप लोगों ने 9th-10th में भी करा होगा, राइट। अगर मैं वो फैक्टर्स देखूं कि किन किन पर रेजिस्टेंस जो है डिपेंड कर रही है, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या है? फर्स्ट, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर है, अगर उसकी लेंथ है, तो अगर लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, मोर लेंथ, किसी की ज्यादा लेंथ है, तो दैट मीन्स मोर रेजिस्टेंस, तो उसकी रेजिस्टेंस भी हाई होगी।
अगर कोई ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ हाई है तो उसकी रेजिस्टेंस भी हाई होगी, राइट। सेकेंड होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है उसका एरिया, राइट। एरिया कौन सा होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हुआ कि अगर लेट अस सपोज ये एक हमारी वायर है, ठीक है, ये एक वायर है और यहां पर क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होगा? जो एरिया इस करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर है, राइट। अगर लेट अस सपोज इसको भी छोड़ देते हैं और एक सिलेंडर से मानते हैं बड़ा सा, राइट। ये एक वायर है, इसको मैग्नीफाइड करके देखना है, यहां पर अंदर क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। अगर यहां पर रेडियस आर है तो इस करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया है वो एरिया क्या होगा? दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया, राइट। तो और इसमें क्या देखा गया कि मोर द एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा, मोर एरिया लेस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी जितने ज्यादा हम चौड़ी वायर लेंगे, जिसका जितना ज्यादा एरिया होगा, उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, राइट। तो अब इनको अगर मैं ये देखूं तो पहले वाले की वजह से आई कैन राइट दैट आर शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल, यानी अगर लेंथ बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां पर क्या होगा? आर शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करूं आई कैन राइट की आर शुड बी प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ठीक है, एल बाय ए। अब अगर मैं एक प्रोपोर्शनलिटी लाऊं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज रो एल बाय ए। रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो थर्ड जो हमारा फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ द मटीरियल। नेचर ऑफ द मटीरियल, ठीक है। तो अगर कोई भी मटीरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है तो उसके लिए क्या होता है? उसकी रेजिस्टेंस भी हाई होती है, ठीक है। तो इफेक्टिव जो हमारा फॉर्मूला बना रेजिस्टेंस का, दैट कम्स आउट टू बी आर इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये हमारी किसी भी एक कंडक्टर के लिए आप कभी भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, राइट। लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड ए इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और रहेगी कि जो रेजिस्टेंस होती है इसकी यूनिट क्या होगी? अगर रेजिस्टेंस की यूनिट बोलूं, ऐसा यूनिट, ये क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर, राइट। वोल्ट अपॉन एम्पियर। इसको हम एक नई टर्म और लिखते हैं विच इज कॉल्ड ओम। ये सबको पता ही होगा वैसे, ओम, इसको ऐसे डिनोट करा जाता है, राइट, ओम। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड ओम, राइट। तो अब अगर रेजिस्टिविटी की बात करूं, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आएगी? रो का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर ए बाय एल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना बनेगा? एरिया की यूनिट क्या होती है? आर की होती है ओम, राइट। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होगी? मीटर, यानी क्या आएगा? ओम मीटर, ठीक है। तो रो जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। या तो रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज ओम मीटर, राइट।